तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी कंपनी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने अभी हाल ही में अपना अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल। Q3 में करीब INR 754.4 करोड़ का रेवेन्यू। हाँ, और देखिए, हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि वो ये सब किसी लैब में बैठकर कोई चमत्कारी नई दवाई इन्वेंट करके नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कोई नए मॉलिक्यूल की खोज नहीं है। सही कहा। वो ये सब एक बहुत ही विशाल, मतलब एक ग्लोबल भौगोलिक चेस गेम खेलकर कर रहे हैं। आज की ये चर्चा इन्वेंशन के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से एग्जीक्यूशन के बारे में है। हम मार्क्स फार्मा के Q3 और 9M FY26 के अर्निंग्स कॉल को डीपली एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इतने भारी प्राइसिंग प्रेशर के बीच ये कंपनी आने वाले कुछ ही सालों में INR 4,000 करोड़ के माइलस्टोन तक पहुंचने की प्लानिंग आखिर कर कैसे रही है। एग्जैक्टली। और इस 754.4 करोड़ के आंकड़े के पीछे एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा छिपाएं, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता था। आप उनके ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, उनका ग्रॉस मार्जिन 58.1% तक पहुंच गया है और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, खासकर फार्मा में, इतना हाई मार्जिन दर्शाता है कि कंपनी सिर्फ नए मार्केट्स में घुसकर सेल्स बढ़ाने के पीछे नहीं भाग रही। अच्छा। बल्कि उन्होंने अपने प्रोसेस को इतना ऑप्टिमाइज कर लिया है कि हर बिकी हुई दवाई पर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा हो रहा है। मतलब टॉप लाइन रेवेन्यू देखना बहुत आसान होता है, पर बॉटम लाइन में इस तरह का सुधार एग्जीक्यूशन की असल कहानी बताता है। तो चलिए इस एग्जीक्यूशन को वहां से समझना शुरू करते हैं जहां से इस गाड़ी को सबसे ज्यादा पावर मिल रही है। मेरा मतलब है US और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से। सबसे बड़ा इंजन वही है। बिल्कुल। Q3 में इस अकेले मार्केट ने INR 412.4 करोड़ का योगदान दिया है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो लगभग 16.9% की ग्रोथ। और जब हम इस ग्रोथ के इंजन रूम में झांकते हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है उनकी तैवा फैसिलिटी पर। हाँ, जो उन्होंने एक्वायर की थी। सही पकड़ा। पता है, इस अर्निंग्स कॉल को पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये फैसिलिटी एक तरह से एक बड़ी कमर्शियल बेकरी में लाए गए एक मैसिव कमर्शियल ओवन की तरह काम कर रही है। ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब इसको ऐसे समझिए, जब आप शुरू में उस मैसिव ओवन में सिर्फ 2 लोफ ब्रेड बना रहे होते हैं तो क्या होता है? बिजली का बिल तो उतना ही आएगा ना। एग्जैक्टली। आपका बिजली का बिल और फिक्स्ड खर्चा आपके प्रॉफिट मार्जिन को पूरी तरह से खा जाता है। लेकिन मार्क्सन्स के केस में अब ये हो रहा है कि उन्होंने उस तेवा फैसिलिटी को ऑर्डर्स से भरना शुरू कर दिया है। ओह, मतलब अब वो फुली यूटिलाइज हो रही है। हाँ, वहां से अब लगभग INR 560 से 600 करोड़ के बीच का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उनका टारगेट उसको INR 800 करोड़ तक ले जाने का है। तो जब उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर होने लगता है तो 100 लोफ ब्रेड बनाने का बिजली खर्चा लगभग उतना ही रहता है। पर अचानक से आपका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। सही कहा। इस मैकेनिज्म को हम फाइनेंस की भाषा में ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं और यही चीज मार्क्सन्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इतनी तेजी से ऊपर खींच रही है। और इस ओवन में जो दवाइयां बन रही है ना, वो कोई ऐसी दवाइयां नहीं है जो लोग सालियों में एक बार खरीदते हैं। इनके नई US FDA अप्रूवल्स को ही देख लीजिए। एमाइड हाइड्रोक्लोराइड जैसे प्रोडक्ट्स। ये सब हाई वेलोसिटी OTC यानी ओवर द काउंटर कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। पेन, एलर्जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, कॉफ और कोल्ड, मतलब ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड हर घर में लगातार बनी ही रहती है। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जो मेरे दिमाग में थोड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। कौन सा आंकड़ा? कॉल में मैनेजमेंट ने एक बहुत मजबूत US ऑर्डर बुक का जिक्र किया है, करीब $220 मिलियन से ज्यादा का, और अगले साल US में 20% ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी दे दिया। लेकिन देखिए, ऑर्डर मिलना और अकाउंट में सच में पैसा आना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो क्या ये $220 मिलियन का आंकड़ा सच में P&L स्टेटमेंट पर आएगा या ये बस मतलब इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए एक वैनिटी मैट्रिक है? मैं समझ रही हूँ आपका सवाल। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री का रेवेन्यू मॉडल उतना सीधा नहीं होता जितना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का होता है। यहाँ ऑर्डर मिलने और रेवेन्यू आने के बीच एक लंबा कमर्शलाइजेशन लैग होता है। अच्छा, मतलब थोड़ा टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। जब इन्हें कोई नया अवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वहां से सप्लाई चेन सेट करने, रॉ मटेरियल्स मंगवाने और उन OTC प्रोडक्ट्स को US की रिटेल शेल्फ्स तक पहुंचाने में कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लग ही जाता है। ओह, तब जाकर प्रोडक्ट बिकता है। हाँ, तो जो 220 मिलियन की ऑर्डर बुक आज बैलेंस शीट में एज अ पोटेंशियल दिख रही है ना, उसका एक्चुअल फाइनेंशियल इम्पैक्ट
अगले फाइनेंशियल ईयर के Q1 या Q2 में झलकना शुरू होगा। ये लैगिंग इंडिकेटर जरूर है, पर सप्लाई चेन की विजिबिलिटी के हिसाब से ये आगे की डिमांड का एक बहुत ठोस सबूत है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन इसी यूएस मार्केट और सप्लाई चेन के संदर्भ में एक और बहुत बड़ी चीज चल रही है, जियोपॉलिटिक्स। बिल्कुल, उसको तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। हाँ, नए टैरिफ्स और वो जो ट्रम्प रेक्स प्रोग्राम की बातें चल रही हैं, उसको लेकर मार्केट में काफी शोर शराबा है। पर कंपनी का अनुमान यहाँ बहुत क्लियर था। हाँ, उन्होंने कॉल पर बहुत स्पष्ट किया है कि इन पॉलिसीज का उनके प्रोडक्ट्स पर फिलहाल कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। सही कहा। उनका तर्क दरअसल ये है कि पिछले कुछ महीनों से जो एक पॉलिसी लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, वो इन नई ट्रेड डायरेक्शंस के क्लियर होने से एक तरह से खत्म हो गई है। हम यहाँ किसी पॉलिसी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे, बस कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। और ये बिजनेस के नजरिए से बहुत लॉजिकल भी है। देखिए, बिजनेस को नियम बदलने से उतना डर नहीं लगता जितना अनिश्चितता से लगता है। एग्जैक्टली। जब रूल्स क्लियर हो जाते हैं, चाहे वो टैरिफ हो या ट्रेड डील्स, तो सप्लाई चेन पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल चेन्स का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। फिर वो आराम से प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, वो लंबे समय की प्लानिंग और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मार्क्सिन्स का यूएस पोर्टफोलियो वैसे भी ज्यादा ओटीसी ड्रिवन है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रिवन कम है। इस वजह से डायरेक्ट पॉलिसी इंटरवेंशंस का उन पर असर थोड़ा लिमिटेड ही रहता है। ये एक बहुत मजबूत स्थिति लगती है। लेकिन देखिए, इस शानदार यूएस ग्रोथ के पीछे एक कमजोरी भी छिपी हो सकती है। आप यूके मार्केट की बात करने वाले हैं ना? सही पकड़े हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या होगा जब आपकी पुरानी और सक्सेसफुल दवाइयों के दाम अचानक से मार्केट में गिरने लगें। इस वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए हमें इनके यूएस मार्केट से निकलकर यूके और ईयू मार्केट की तरफ देखना होगा। हाँ, वहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। बहुत अलग है। यहाँ पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट रहा, करीब INR 258.2 करोड़। एक तरफ यूएस में डबल डिजिट ग्रोथ है और दूसरी तरफ यूके में पूरी तरह से स्टैग्नेशन। ये कॉन्ट्रास्ट दर्शाता है कि अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों में बिजनेस मॉडल्स कितने अलग बिहेव करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, तो यूके का मार्केट पिछले कुछ वक्त से फार्मा कंपनीज के लिए एक ट्रेडमिल इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। ट्रेडमिल इफेक्ट मतलब जितना भागो वहीं के वहीं रहते हो? बिल्कुल वही। इस इफेक्ट में होता यह है कि जो दवाइयां आप पिछले 5 या 10 साल से बेच रहे हैं, वक्त के साथ वहां कंपटीशन बढ़ने से उनके दाम तेजी से नीचे आने लगते हैं। इस प्राइस इरोजन की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन लगातार घटता है। तो उसी जगह पर टिके रहने के लिए आपको लगातार R&D करके नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं। Q1 में यूके में यही भारी प्राइसिंग प्रेशर देखा गया था। पर कॉल में उन्होंने कहा कि अब चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं। हाँ, Q3 में आकर ये प्रेशर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। इस स्टेबलाइजेशन में उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और थोड़े फेवरेबल करेंसी मूवमेंट ने जरूर मदद की है। पर स्टेबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 9FY26 के आंकड़े अगर हम देखें तो कंपनी ने R&D पर लगभग INR 62 करोड़ खर्च किए हैं, जो उनके टोटल रेवेन्यू का करीब 3% है। सही बात है, ये कोई छोटा खर्चा नहीं है। वो यूके के लिए हर महीने 4 से 5 नए प्रोडक्ट्स फाइल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव ढंग है काम करने का। हाँ, और इनको लगातार अप्रूवल्स मिल भी रहे हैं। वही ना, इन्हें MHRA, जो कि यूके का स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी वॉचडॉग है, वहां से मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स और सेट्राजीन ओरल सॉल्यूशंस जैसी दवाइयों के लिए लगातार अप्रूवल्स मिल रहे हैं। पर एक सेकंड रुकिए जी। श्रोताओं के दिमाग में यहाँ एक सवाल आ सकता है, अगर ये नए प्रोडक्ट्स इतने हाई मार्जिन हैं और इनकी अप्रूवल इतनी तेजी से हो रही है, तो यूके का रेवेन्यू फ्लैट क्यों है? उस फ्लैट लाइन को तो अब तक ऊपर जाना चाहिए था ना? यही वो पॉइंट है जहां हमें नेट ऑफ इफेक्ट को समझना होगा। ये नेट ऑफ इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जब आप एक नया और हाई मार्जिन प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो आते ही डे 1 पर पूरे मार्केट पर कब्जा नहीं कर लेता। उसका मार्केट शेयर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, लोग धीरे धीरे खरीदना शुरू करते हैं? बिल्कुल, और जब तक उस नए प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम बढ़ता रहता है, तब तक आपके पुराने बेस पोर्टफोलियो की कीमतें पहले ही काफी गिर चुकी होती हैं। तो शुरुआती महीनों में नए प्रोडक्ट्स का जो एक्स्ट्रा मुनाफा होता है, वो सिर्फ पुराने प्रोडक्ट्स के नुकसान की भरपाई करने में लग जाता है। ओह, मतलब वो सिर्फ प्राइस इरोजन को बैलेंस कर रहा है? हाँ, उसको नेट ऑफ कर रहा है, इसीलिए रेवेन्यू फ्लैट दिखता है। लेकिन एक बार जब ये नए प्रोडक्ट्स अपना क्रिटिकल मास और वॉल्यूम हासिल कर लेते हैं, तब जाके ये स्टेबलाइजेशन वापस ग्रोथ में तब्दील होती है। तो यूके में फिलहाल ये नेट ऑफ का खेल चल रहा है, पर सच कहूं तो यूके आखिर एक छोटा आइलैंड है। असली बड़ी गेम तो जो इनके INR 4000 करोड़ के लक्ष्य को तय करेगी, वो अभी बाकी है।
आप यूरोप के मेन कॉन्टिनेंट और कनाडा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन्होंने मार्क्सेंस यूरोप लिमिटेड बनाई है आयरलैंड में और मार्क्सेंस कनाडा इंक भी सेटअप कर लिए। और जर्मनी में भी अभी शुरुआत हुई है, हालांकि सिर्फ 2 एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया है वहां। हाँ, लेकिन जब हम इन नए मार्केट्स की तरफ देखते हैं तो दिखता है कि इनकी स्ट्रैटेजी कोई एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। ये पूरी तरह से एक हाइपर लोकलाइज स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे मजबूत पहलू ये है कि उन्होंने ये पहचान लिया है कि हर मार्केट का अपना एक अलग डीएनए होता है। जैसे कनाडा की जो स्ट्रैटेजी है वो एक तरह से यूएस मार्केट का ही एक्सटेंशन लगती है। वहाँ इनका टारगेट है कि 80% ओटीसी प्रोडक्ट्स पर फोकस करें और 20% प्रिस्क्रिप्शन यानी आरएक्स ड्रग्स पर। ठीक है, ये यूएस जैसा ही हुआ। लेकिन जब आप यूरोप के मेन कॉन्टिनेंट पर आते हैं तो मॉडल पूरी तरह से पलट जाता है। वहाँ इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल उल्टी है, 90% प्रिस्क्रिप्शन और सिर्फ 10% ओटीसी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसको हम 2 अलग-अलग बोर्ड गेम्स की तरह देख सकते हैं। मुझे लगता है कनाडा में बिजनेस करना इनके लिए मोनोपोली खेलने जैसा है। वहाँ बड़े रिटेल चेन्स में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि फार्मेसी की शेल्फ्स पर आपका ओटीसी प्रोडक्ट सबसे आगे और सबसे ऊपर रखा हो। सही कहा, जो जितनी शेल्फ स्पेस खरीदेगा वो उतना कमाएगा। लेकिन यूरोप में मोनोपोली नहीं चलती, वहाँ इनको चेस खेलना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि यूरोप में ओटीसी का वैसा बड़ा कल्चर और रिटेल नेटवर्क है ही नहीं जैसा नॉर्थ अमेरिका में होता है। यूरोप एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट है। वहाँ अलग अलग देशों की सरकारें और उनके मेडिकल इंश्योरेंस बोर्ड्स हेल्थ केयर को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। अच्छा। वहाँ एक डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देगा, पेशेंट वही दवाई लेगा और वो दवाई आखिर किस कंपनी की आएगी ये टेंडर सिस्टम से तय होता है। टेंडर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है? हाँ, एक देश की गवर्नमेंट टेंडर निकालती है कि आने वाले 2 सालों के लिए हमें इस स्पेसिफिक दवाई की इतनी मिलियन डोजेस चाहिए। जो कंपनी सबसे बेहतर क्वालिटी, रिलायबल सप्लाई और सबसे कम प्राइस का कॉम्बिनेशन ऑफर करेगी, वो कंपनी पूरा कॉन्ट्रैक्ट जीत लेगी। ओह, तो ये एक विनर टेक्स ऑल मॉडल है। एग्जैक्टली। इसीलिए यहाँ मार्केटिंग से ज्यादा आपकी सप्लाई चेन एफिशिएंसी और अग्रेसिव प्राइसिंग की जरूरत होती है। और इससे यूरोपियन चेस बोर्ड पर एक बहुत आक्रामक चाल चलने की तैयारी हो रही है, M&A की तैयारी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये बहुत बड़ा मूव है उनका, है ना? मार्क्सेंस के पास इस वक्त लगभग INR 824.2 करोड़ का कैश बैलेंस है और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह से डेट फ्री है। 1 रुपए का कर्ज नहीं है इन पर। बिल्कुल। वो यूरोप में लगातार किसी चलती फिरती कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को अक्वायर करने के लिए एडवांस लेवल पर बातचीत कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने कॉल पर यह क्लियर इशारा दिया कि साल 2026 उनके यूरोप ऑपरेशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और देखिए, M&A की स्ट्रैटेजी यूरोप में खास तौर पर जरूरी हो जाती है। अगर आप वहां बिल्कुल शून्य से यानी स्क्रैच से शुरुआत करना चाहें तो हर देश की अलग भाषा है, अलग रेगुलेटरी एजेंसी है और अलग टेंडर रूल्स हैं। ये सब समझने में आपका बहुत वक्त और पैसा चला जाएगा। हाँ, वहाँ ऑर्गेनिक ग्रोथ तो बहुत स्लो होगी। सही कहा। ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में जिसके पास कैश का वॉर चेस्ट मौजूद है, उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि एक ऐसी यूरोपियन कंपनी को सीधे खरीद लिया जाए जिसके पास पहले से वहां का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, लाइसेंसेस हो और टेंडर प्रोसेस का लंबा अनुभव हो। इससे मार्क्सेंस को रातों रात उस मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, वो भी बिना उन शुरुआती रुकावटों का सामना किए। बिल्कुल, यही उनकी स्ट्रैटेजी है। नए मार्केट्स, एक्विजिशंस, अग्रेसिव R&D, ये सब सुनने में एक ऐसी गाड़ी लगती है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इस गाड़ी के इंजन में आखिर तेल कितना लग रहा है? मेरा मतलब है उनकी इंटरनल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? यहाँ आकर तस्वीर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि इनका ग्रॉस मार्जिन बढ़कर 58.1% हो गया है, जो कि रॉ मटेरियल्स के सस्ते होने और नए हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के आने का नतीजा है। साथ ही थोड़ा फॉरेक्स का फायदा भी मिला है उन्हें। सही बात है। इसका असर इनके ईबिटा मार्जिन पर भी देखा, जो अब 21.3% हो गया है। श्रोताओं के रेफरेंस के लिए बता दूं, ईबिटा मार्जिन किसी भी कंपनी की कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है, यानी अपने मेन बिजनेस से वो एक्चुअल में कितना पैसा बचा रहे हैं, टैक्सेस और इंटरेस्ट हटाकर। ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। पर P&L स्टेटमेंट में एक ऐसी एक्सपेंस लाइन है जो लगातार बढ़ रही है और वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। मैंने भी नोटिस किया। ये बढ़ क्यों रही है? देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें
तो FY23 में मार्क्सन्स का एम्प्लॉय एक्सपेंस उनके टोटल रेवेन्यू का करीब 13% हुआ करता था। ठीक है। लेकिन 9M FY26 तक आते आते ये एक्सपेंस बढ़कर लगभग 15% तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट ने इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण बताए हैं। पहला, गोवा की नई फैसिलिटी। उन्होंने वहां ऑपरेशन शुरू करने के लिए स्किल्ड स्टाफ की नई हायरिंग की है, लेकिन वो गोवा प्लांट अभी भी अपनी कैपेसिटी के सिर्फ 50% पर ही चल रहा है। अच्छा, मतलब लोग पूरे आ गए हैं पर काम आधा ही हो रहा है अभी। हाँ, और दूसरा बड़ा कारण है नए लेबर कोड्स और ग्रेच्युटी के नियम, जिसके चलते इन पर लगभग INR 2.8 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ गया है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मैनेजमेंट का प्रोजेक्शन ये है कि अगले साल के Q2 तक जब गोवा फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट वापस 13.5 से 13.5% पर आ जाएगी। पर क्या ये सुनहरा प्रोजेक्शन वाकई हकीकत के धरातल पर टिक पाएगा? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। आपको क्या लगता है? देखिए, कागज पर या एक्सेल शीट्स में प्रोजेक्शंस बनाना एक बात है, लेकिन लेबर मार्केट्स एक्सेल शीट पढ़कर थोड़ी बिहेव करते हैं। ग्लोबल लेवल पर मिनिमम वेजेस तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे US हो, UK हो या इंडिया। इन्फ्लेशन का असर हर जगह है। अगर आने वाले 6 महीनों में गोवा में या किसी और प्लांट में स्किल्ड मैन पावर को रिटेन करने के लिए इन्हें अचानक सैलरीज और बढ़ानी पड़ी, तो क्या ये ऑपरेटिंग लेवरेज वहीं खत्म नहीं हो जाएगा? ये अनुमान थोड़ा ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगता? आपका पुशबैक बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वेज इन्फ्लेशन एक मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स उनके पक्ष में थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। कैसे? ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ सबसे अहम शब्द है। जो फिक्स्ड हेडकाउंट गोवा में लगना था वो लग चुका है। 50% कैपेसिटी पर जो लेबर चाहिए होती है और 80% कैपेसिटी पर जो लेबर चाहिए, उसमें लिनियर ग्रोथ नहीं होती। यानी 30% एक्स्ट्रा उत्पादन के लिए आपको 30% एक्स्ट्रा लोग नहीं चाहिए होते। ओ, मतलब उन्हीं लोगों से ज्यादा काम लिया जाएगा जब मशीन्स फुल स्पीड पर चलेंगी। सही पकड़े हैं। जैसे जैसे ऑर्डर बुक कमर्शलाइज होगी और उस फैक्ट्री का उत्पादन 50% से बढ़कर 75% तक जाएगा, टॉप लाइन रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ेगा, पर एम्प्लॉय कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें, चाहे थोड़ी वेज इन्फ्लेशन हो भी जाए, वॉल्यूम का स्केल उस लेबर कॉस्ट की परसेंटेज को अपने आप दबा देगा और उसे वापस 13-14% की रेंज में ले आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स जरूर इनके पक्ष में दिख रहा है, पर हकीकत एक्सेल शीट जैसी सीधी होती है या नहीं, ये तो आने वाले क्वार्टर्स की P&L स्टेटमेंट ही बताएगी। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे गहरे विश्लेषण को अब अगर हम समेटें तो मार्क्सन्स फार्मा किसी भी एंगल से एक सीधी लाइन में ग्रोथ करने वाली या बोरिंग दवा कंपनी नहीं है। ये एक लगातार खुद को ढालने वाला जीता जागता सिस्टम है। बिल्कुल। ये US मार्केट के हेवी ऑर्डर्स के इंजन पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। UK में प्राइसिंग प्रेशर के दलदल से बाहर निकलने के लिए लगातार R&D का सहारा ले रहे हैं। और साथ ही यूरोप के टेंडर ड्रिवन चेसबोर्ड पर बैठने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। इनकी जीरो डेट बैलेंस शीट और 800+ करोड़ का कैश रिजर्व इनके लिए सबसे बड़ी ढाल का काम कर रहा है। और यही कैश रिजर्व इन्हें जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चाहे तो R&D में इन्वेस्ट करे, नई फैसिलिटी खरीदे या यूरोप में किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर ले। एग्जीक्यूशन पर इनका फोकस इस बात से बिल्कुल साफ झलकता है कि वो हर मार्केट में अलग रूल्स के हिसाब से खेलना जानते हैं। सही कहा। लेकिन इस सभी बातों के बीच चलिए आज के इस डीप डाइव को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो इनके पूरे बिजनेस मॉडल की बुनियाद पर ही एक तरह से सवाल उठाता है। वो क्या है? देखिए, मार्क्सन्स की आज की सबसे बड़ी ताकत उनकी हाइपर लोकलाइज्ड स्ट्रेटजी लगती है। हर देश के लिए अलग नियम, अलग पोर्टफोलियो। कनाडा के लिए मोनोपोली और यूरोप के लिए चेस। पर श्रोताओं को यहाँ ये सोचना चाहिए, जिस तरह से दुनिया कनेक्ट हो रही है, अगर आने वाले 1 या 2 दशक में ग्लोबल हेल्थ केयर मॉडल्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और इंश्योरेंस सिस्टम्स आपस में कन्वर्ज होने लगे, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाए। एग्जैक्टली। अगर टेंडर मॉडल्स और OTC पॉलिसीज दुनिया भर में एक जैसी बनने लगे, तब क्या हर देश के लिए अलग अलग सप्लाई चेन और अलग स्ट्रैटेजी बनाना उनका सबसे बड़ा हथियार बचा रहेगा, या फिर यही फ्रैगमेंटेशन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? ये वाकई एक बहुत डीप थॉट है। क्या वक्त आने पर एक ग्लोबल दवा कंपनी को एक ही मास्टर स्ट्रैटेजी के नीचे ऑपरेट करना चाहिए, या हर देश के हिसाब से रंग बदलना चाहिए? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे आने वाले कल का हेल्थ केयर मार्केट ही तय करेगा। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।